हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बारे में, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोच है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑल्सो हमने एक एमसीक्यू सेशन भी चालू किया है, जो कि आपको यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, जो कि नेट जेआरएफ एंड अपनी कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यू है। तो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले कि हमारा जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, एनओआई है, वो एक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है, जैसा कि मैंने बताया था। और ये किसने दी थी? इट वाज प्रपोज्ड बाय डेविड ड्यूरेंट। ये डेविड ड्यूरेंट ने प्रपोज की थी। ये स्टोरी कहती है, ये थ्योरी कहती है कि वैल्यू ऑफ अ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कि जो फर्म की वैल्यू होती है, वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मूव नहीं करती है। वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर जो है निर्धारित नहीं होती, निर्भर नहीं होती। दिस मीन्स फर्म मार्केट वैल्यू डज नॉट चेंज वेदर इट इज फाइनेंस थ्रू इक्विटी, डेट और मिक्स ऑफ बोथ। तो ये थ्योरी कहना चाहती है कि जो फर्म की जो मार्केट वैल्यू है ना, वो नहीं बदलेगी। फिर चाहे आप कितनी भी इक्विटी यूज करो, कितना भी डेट यूज करो, या फिर कितना ही दोनों को मिला करके इस्तेमाल करो, आपके फाइनेंस के सोर्स से आपकी फर्म की वैल्यू को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो ये तो इंट्रो था। अब देखते हैं कि ये थ्योरी ऐसा क्यों कहती है। तो ये थ्योरी कहती है कि डेट, अगर आपने इससे पहले की सारी वीडियोस देखी होंगी या कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो डेट होता है वो सस्ता होता है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट में मिल जाते हैं और इंटरेस्ट भी कम होता है। लेकिन डेट में भी चीपर देन इक्विटी, वो सस्ता तो है इक्विटी से, लेकिन डेट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क। डेट जो होता है वो फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा देता है। इससे होता क्या है कि हमारा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिएगा। देखो, हमारा जो डेट था ना, वो जब हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसपे हमें फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिर चाहे लॉस हो चाहे एसेट बेच कर देना पड़ जाए, तो रिस्क बढ़ जाता है। और जब हम किसी एक ऐसी कंपनी में एज ए इन्वेस्टर, हम किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा रिस्क है, तो हम क्या करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि रिटर्न जो मिलेगा, जो डिविडेंड जो मिलेगा, वो ज्यादा मिले औरों के कंपैरिजन में। तो इसी को कहते हैं हाई इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ओके। तो थ्योरी कहती है कि एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट, जो लो कॉस्ट से जो एडवांटेज मिलता है, वो हाई इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से जो है सेटअप हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। कि देखो, मैंने पहले 50-50 डेट और 50 इक्विटी का इस्तेमाल किया था, और मेरे जो WACC था वो 10% आता था। कॉस्ट जो थी 10% आ रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि यार डेट सस्ता होता है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मैंने 60-40 कर दिया। जैसे ही 60-40 हुआ ना, कि मेरा जो परसेंटेज था, मेरा जो WACC था, वो 11% हो गया, 1% बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बेशक मैंने डेट सस्ते होने के बावजूद इसको बढ़ाया, लेकिन उसकी वजह से मेरा इक्विटी का जो कॉस्ट है ना, वो ज्यादा बढ़ गया, तो वो बैलेंस नहीं हो पाया। ओके। सो इसलिए होता क्या है कि ओवरऑल कॉस्ट होती है ना, वो कांस्टेंट ही रह जाती है, क्योंकि एक चीज घटेगी दूसरी चीज बढ़ जाएगी, एक चीज घटेगी, तो वहां से वो सेटअप हो जाता है। रीजन क्या होता है इसका? रीजन ये होता है कि मार्केट कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ फर्म एज अ होल। कि मार्केट जो होती है ना, फर्म की सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं देखती, वो एज अ होल कंपनी की परफॉर्मेंस देखती है, और उसकी ऑपरेटिंग इनकम देखती है, और उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा होती है। ओके। अब क्योंकि हमारा WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है हर लेवल पे कांस्टेंट है, फिर चाहे आप इक्विटी डेट मिक्स का कोई सा भी जो है मिक्सचर ले लें, वो हर एक मिक्सचर दूसरे वाले के जितना ही अच्छा है। फिर चाहे आप 30-70 यूज करें, चाहे आप 50-50 यूज करें, चाहे आप 60-40 यूज करें, यू कैन यूज वट एवर यू वांट टू। ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। अब इस थ्योरी के कुछ अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? द फर्म टोटल वैल्यू किस पे ऊपर डिपेंड करती है? एबिट पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है। ना कि आपकी डेट इक्विटी रेशियो पे। ठीक है। जितना पैसा आप अपने इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले कमाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी फर्म की वैल्यू बनती है। अब देखो, अब एक बंदा है, वो कोई भी इंटरेस्ट या टैक्स देने से पहले 1 करोड़ कमाता है, और एक बंदा है जो 50 लाख कमाता है। तो आपकी नजरों में अमीर कौन है? ऑब्वियस सी बात, 1 करोड़ वाला है ना। तो ये थ्योरी यही कहती है कि जो ज्यादा कमाता है, जिसका ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा है, वो ही हमारे लिए उसकी फर्म की वैल्यू ज्यादा होगी। फिर ये कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना, KD है, वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है, फिर चाहे आप कितना ही कम इक्विटी क्यों ना इस्तेमाल कर ले। फिर वो कहता है कि थर्ड पॉइंट पे, दैट जैसे जैसे आपका डेट बढ़ेगा, वैसे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क की वजह से शेयर होल्डर्स का कैपिटलाइजेशन रेट बढ़ जाता है, जिसको कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ले हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट है, वो कांस्टेंट रहेगी, फिर चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना ही बदलाव क्यों ना कर ले। और लास्ट पॉइंट कहता है कि कॉर्पोरेट टैक्स, इसको यहाँ पे इग्नोर किया गया है। देखो, इन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी फर्म की वैल्यू में जो है इफेक्ट करते ही नहीं है, इसलिए उन्होंने एबिट को वैल्यू दी थी। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि टैक्स तो इन्होंने इग्नोर ही कर दिया। ठीक है। और वो कहते हैं कि मीनिंग देयर आर नो टैक्स बेनिफिट फ्रॉम डेट फाइनेंसिंग। वो कहते हैं कि डेट फाइनेंसिंग से अगर आप बाहर से ब्याज पे पैसा लेते हैं, उसका जो इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिलता है ना, उसका लिटरली में कोई बेनिफिट है ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए आप कितना भी डेट लो या नहीं लो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता।
तो अब हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि फर्म की टोटल वैल्यू इस थ्योरी के अंदर किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। सो हमारी एनओआई थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वी, वो निकलेगी हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम एनओआई डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, टोटल फर्म की वैल्यू हमारी डेट और इक्विटी का प्लस होगा और नेट ओआई जो है हमारा वो एबिट होगा और ओवरऑल जो कॉस्ट होगी वो WACC होगी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी पीछे दे रखा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बता देते हैं आपको। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है KE इज इक्वल टू KO। KO क्या है? कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, ठीक है, प्लस में KO माइनस KD, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल में से आप डेट की कॉस्ट को माइनस करो तो मल्टीप्लाई बाय D, मार्केट में जो डेट की वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय E, मार्केट में जो इक्विटी की वैल्यू है वो। अगेन मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझा दूं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आपको प्लस करना है किससे? डिडक्शन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ डेट इन मार्केट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। फिर आगे चलते हैं, हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है कि किस तरीके से एनओआई अप्रोच वर्क करती है। देखो जो रेड डॉट्स हैं वो हमारे हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जो हमारे ब्लू डॉट्स हैं बेसिक में एक्स एक्सिस पे वो है हमारे कॉस्ट ऑफ डेट एंड द ग्रीन लाइन जो कि आपकी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है वो है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो जैसे आप देखो कि डेट इक्विटी रेशियो को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वाई एक्सिस पे लिया है, जिस जिस तरीके से मेरी डेट इक्विटी रेशियो बढ़ती जा रही है उस हिसाब से मेरी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ती जा रही है। एजम्पशन देना कि कॉस्ट ऑफ डेट तो आप कुछ भी कर लो सेम ही होगा और जो आपका ओवरऑल कॉस्ट होगा वो भी आपका सेम ही होगा, लेकिन आपका इक्विटी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम डेट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इक्विटी का कॉस्ट बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब एक इसकी इम्प्लीकेशन ले लेते हैं कि इस मेथड को, इस थ्योरी को इस्तेमाल करने से होता क्या है कंपनी में कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है ना वो इररिलेवेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो फर्म की जो वैल्यू है ना, द वे अ फर्म इज फाइनेंस डज नॉट इम्पैक्ट इट्स वैल्यू, कि जो फर्म की जो वैल्यू है वो उसके फाइनेंस से इम्पैक्ट नहीं होगी। फिर डेट फाइनेंसिंग जो होगा वो WACC को घटाएगा नहीं। हम चाहे कितना भी डेट को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमारी वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम ही रह जाएगी, कॉन्स्टेंट ही रहेगी, वो उस पर ना घटेगी ना बढ़ेगी। फिर कहता है कि इन्वेस्टर्स जो होता है ऑपरेटिंग इनकम पे फोकस करते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं फर्म के एबिट पे फोकस करेंगे, ना कि उसके डेट इक्विटी मिक्स पे फोकस करेंगे। फिर इन्होंने जो नो टैक्स बेनिफिट को कंसिडर किया है दूसरे मॉडल्स की तरह, ये जो अप्रोच है ये टैक्स सेविंग को और इंटरेस्ट पेमेंट को इग्नोर करता है। फिर इसका क्रिटिसिज्म क्या है? ये जो थ्योरी है ये थोड़ी सी क्यों, इनकी बुराई क्या है, इसमें इसमें क्या डिसएडवांटेजेस है, डिमेरिट्स क्या है? नंबर 1, इग्नोर टैक्स बेनिफिट्स ऑफ डेट। आप एक बात बताइए कि जब हमें कोई टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? वी आर गेटिंग टैक्स बेनिफिट और इंटरेस्ट ऑन डेट एंड बिकॉज द टैक्स इज डिडक्टेबल, तो वहां पर जो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट है वो तो कम हो गई ना। तो टैक्स बेनिफिट को इग्नोर करना इज अ वेरी बिग क्रिटिसिज्म। रहता है अज्यूम कॉस्ट ऑफ डेट इज कांस्टेंट, वो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है कांस्टेंट है। भाई कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट नहीं हो सकती। अगर कोई फर्म बहुत ज्यादा पैसा ले रही है तो लेंडर्स जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपका ये एज्यूम्पशन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर कहता है वो ओवरलुक बैंक्रप्सी कॉस्ट, हाई डेट लेवल जो होता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से बैंक्रप्सी हो सकती है, आपका पैसा खत्म हो सकता है, और ये जो थ्योरी है इसलिए हम कंसिडर नहीं करते हैं। फिर वो कहता है कि कॉन्ट्राडिक्ट प्रैक्टिकल बिजनेस डिसीजन, ये जो थ्योरी है ना वो प्रैक्टिकल चीजों को इग्नोर कर रही है। वो कहते हैं कि कंपनी जो है डेट इक्विटी रेशियो को मिनिमाइज कर सकती है और अपने WACC को भी मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि WACC जो है एनओआई अप्रोच में कांस्टेंट रहता है। तो कि ऐसा नहीं होता भाई, अगर हम इक्विटी डेट के रेशियो में थोड़ा बहुत बदलाव भी करते हैं तो भी हमारी कॉस्ट चाहे बढ़े चाहे घटे लेकिन वो अफेक्ट जरूर होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आप चाहें तो एक पर्सनलाइज फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपकी है क्लास में अरेंज की जा सकती है, आप अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।